नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले उन 6 जख्मों की, केरल को मिले नए मुख्यमंत्री की, और आगे चर्चा होगी योगी सरकार के पावर कट मिशन की, और आखिर में जानेंगे चुनाव आयोग के उस महासफाई अभियान के बारे में जो आपकी मतदाता सूची से फर्जी नामों का पत्ता साफ करने जा रहा है। लेकिन इन तमाम खबरों को विस्तार से समझने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बैकुंठ धाम में हुआ प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार, अपर्णा के पिता ने दी मुखाग्नि। नीट के पेपर लीक मामला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अहमदाबाद में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। बीडी सतीशन होंगे केरल के नए मुख्यमंत्री, 10 दिन बाद कांग्रेस ने कर दिया ऐलान। देश भर में शुरू हुआ एसआईआर का तीसरा चरण, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा एसआईआर। पुलिस की मौजूदगी में लूटी जा रही दुकानें, कोलकाता हाई कोर्ट में ममता की दलील। बिहार में एनडीए को लगा झटका, एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी ने जेडीयू को हराया। कोर्ट रूम से बाहर निकलने पर ममता के खिलाफ नारेबाजी, चोर चोर के लगे नारे। देवास में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 की मौत, 12 हुए घायल। सोने चांदी के भाव में आज भारी उठापटक, सोना लगातार 1,53,000 रुपए के ऊपर। शेयर बाजार में दिखा जो, सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,650 के ऊपर हुआ बंद। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर खबरें अब तक में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। लखनऊ की गलियों में आज सन्नाटा नहीं, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो चीख चीख कर कई सवाल पूछ रही थी। समाजवादी कुनबे के फिटनेस आइकन और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं फूटी थी, तब कालिदास मार्ग स्थित आवास से वो खबर निकली जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। महज 38 साल की उम्र, जिम में पसीना बहाने वाला फौलादी शरीर और अचानक हार्ट अटैक या यूं कहें कार्डियक अरेस्ट, बात पच नहीं रही थी। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसने इस दुखद अंत को एक क्राइम थ्रिलर जैसा मोड़ दे दिया। आज लखनऊ के बैकुंठ धाम में प्रतीक पंचतंत्र में विलीन हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए चोट के वो 6 निशान और सियासत के गलियारों में तैरते अनगिनत सवाल। दरअसल घटना की शुरुआत बुधवार के तड़के करीब 5 बजे हुई। प्रतीक यादव अपने कमरे में अकेले थे। पत्नी अपर्णा यादव असम में एक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थी। घर के नौकर ने जब दरवाजा खोला तो मंजर भयावह था। प्रतीक कोहनी के बल फर्श पर गिरे हुए थे, शरीर बेजान था। आनन फानन में सिविल अस्पताल से डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन नियति अपना खेल खेल चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रतीक की सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टरों ने बताया कि जब उन्हें लाया गया था तब उनकी आंखें पथरा चुकी थीं और दिल की धड़कन का नामो निशान तक नहीं था। वहीं जैसे ही प्रतीक का पोस्टमार्टम हुआ, सनसनी फैल गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनके शरीर पर 6 गंभीर चोटों के निशान थे। 3 चोटें करीब 5 से 7 दिन पुरानी थीं जो छाती और दाहिने हाथ पर थीं, और 3 चोटें महज 24 घंटे पुरानी थीं जो कोहनी और कलाई पर पाई गई थीं। हालांकि डॉक्टरों ने मौत की वजह फेफड़ों की धमनी में खून का थक्का जमना बताया, जिससे हार्ट अटैक बताया गया। लेकिन असली धमाका किया समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने। जी हां, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि प्रतीक की मौत जहर से हुई है। यानी रविदास का कहना है कि प्रतीक यादव को जहर दिया गया था। वहीं उनके इस बयान के बाद मामला इतना गरमाया कि एक एनजीओ ने एनएचआरसी यानी मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराकर इसे हत्या करार दिया और स्वतंत्र जांच की मांग कर डाली। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव जब असम से सीधे लखनऊ एयरपोर्ट और फिर घर पहुंची तो उनकी चीखें सुनकर पत्थर दिल भी पिघल गए। कुछ ही देर में अखिलेश यादव वहां पहुंचे। उन्होंने सौतेले भाई के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अखिलेश और अपर्णा के बीच एक बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। बाहर पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन उस कमरे के भीतर क्या चर्चा हुई ये आज भी एक बड़ा राज बना हुआ है। क्या वो चर्चा प्रतीक के बिजनेस के तनाव को लेकर थी या मौत के पीछे किसी अंदेशे को लेकर?
हालांकि इस बातचीत को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपको बता दें, प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा में सियासत के सारे रंग फीके पड़ गए। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज को गले लगा लिया। यह दृश्य ऐतिहासिक था। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य ने शव को कंधा दिया तो अखिलेश के बेटे अर्जुन शमशान घाट पर डटे रहे। वहीं अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने दामाद प्रतीक को मुखाग्नि दी। आपको बता दें, प्रतीक को जानवरों से बेहद प्यार था, इसीलिए उनकी अंतिम विदाई वाले वाहन पर उनके पसंदीदा डॉग्स और बंदर की तस्वीरें लगाई गई थी। शव को परंपरा अनुसार 5 बार जमीन पर रखा गया, जिसमें एक बार सपा कार्यालय के सामने भी उन्हें अंतिम प्रणाम कराया गया, जिसके बाद आज गुरुवार सुबह 11 बजे लखनऊ के बैकुंठ धाम में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार संपन्न हो गया। हजारों की भीड़ प्रतीक यादव अमर रहे के नारे और अपर्णा यादव की सिसकियों के बीच छोटे भाई को बड़े भाई अखिलेश ने विदाई दी। जाहिर है प्रतीक यादव चले गए, लेकिन उनकी मौत ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और यादव परिवार के भीतर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जो थमता नजर नहीं आ रहा। अखिलेश यादव ने खुद माना कि प्रतीक व्यापारिक घाटे के कारण मानसिक दबाव में थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो दबाव इतना बढ़ गया था कि जान ले ली गई, या फिर शरीर पर मिले वो 6 जख्म किसी और अनहोनी की कहानी कह रहे हैं। बिस्तरा सुरक्षित है, जांच जारी है और सबकी निगाहें अब उस रिपोर्ट पर टिकी हैं जो ये साफ करेगी कि ये महज एक मेडिकल एक्सीडेंट था या कुछ और। फिलहाल लखनऊ की हवाओं में अभी एक सवाल बाकी है कि प्रतीक यादव के साथ उस रात आखिर हुआ क्या था। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। केरल की सियासत में पिछले 10 दिनों से जो थ्रिलर चल रहा था, उसका क्लाइमैक्स आखिरकार आज सामने आ ही गया। जी हां, तमाम कयासों की गुटबाजी की खबरें और दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक मचे घमासान के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया कि केरलम की कमान अब परावूर के चाणक्य यानी वीडी सतीशन के हाथों में होगी। गुरुवार को एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी ने जैसे ही सतीशनन के नाम का ऐलान किया, वैसे ही केरल कांग्रेस में एक नए युग की शुरुआत हो गई। ये जीत सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि सतीशन की उस रणनीति की है जिसने दिग्गज नेताओं को पछाड़कर उन्हें सत्ता के शिखर पर बैठा दिया है। आपको बता दें, केरल में जीत जितनी शानदार थी, मुख्यमंत्री का चुनाव उतना ही पेचीदा। रेस में 3 बड़े नाम थे, केसी वेणुगोपाल, रमेश और बीडी सतीशन। वेणुगोपाल के पास नवनिर्वाचित विधायकों का बहुमत था और गांधी परिवार से उनकी नजदीकी किसी से छिपी नहीं थी। वहीं रमेश पार्टी के पुराने और कद्दावर चेहरे थे, लेकिन बाजी मारी उस सतीशन ने, जिनके पास ना तो कोई पुराना प्रशासनिक अनुभव था और ना ही वो कभी मंत्री रहे। सतीशन की आक्रामकता और जनता के बीच उनकी छवि ने वेणुगोपाल के विधायक समर्थन को हाईकमान कनेक्शन दोनों को किनारे लगा दिया। दिल्ली में बैठक का दौर ऐसा चला कि मानो शतरंज की बिसात बिछ रही हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पर्यवेक्षकों अजय माकन और मुकुल से फीडबैक लिया। उन्होंने एक एक विधायक के मन की बात टटोली थी। बुधवार को राहुल गांधी खड़गे के बीच 30 मिनट की गुप्त मंत्रणा हुई, जिसके बाद आज गुरुवार सुबह राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और उन्हें पीछे हटने के लिए मनाया। ये राहुल गांधी का ही मास्टर स्ट्रोक था, जिसने सतीशन के लिए रास्ता साफ किया ताकि केरल में बदलाव की जो लहर आई है उसे एक नया चेहरा मिल सके। दरअसल सतीशन की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक दौर था जब वो अपनी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे। वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के दावेदार थे पर नहीं बन पाए। प्रदेश कांग्रेस का मुखिया बनने की भी चर्चा हुई पर मौका नहीं मिला। ओसान चांडी की सरकार में मंत्री पद के लिए कई बार उनका नाम उछला, लेकिन कुर्सी नहीं मिली। एक वक्त तो ऐसा आया कि वो राजनीति छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का मन बना चुके थे, लेकिन 2021 में जब हाईकमान ने पुराने गुटों से हटकर कुछ नया करने की सोची, तब सतीशन को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और वहीं से उनकी किस्मत चमकनी शुरू हो गई। आपको बता दें, केरल में
यूडीएफ की 140 से 102 सीटों की प्रचंड जीत का असली हीरो सतीशन को ही माना जा रहा है। सतीशन ने डेटा मजबूत बूथ मैनेजमेंट और एक सटीक नैरेटिव के दम पर चुनाव लड़ा। जहां तमाम एग्जिट पोल यूडीएफ को 70 से 90 सीटें दे रहे थे, सतीशन डंके की चोट पर कह रहे थे कि हम 100 का आंकड़ा पार करेंगे और उन्होंने पिनाराई विजयन सरकार के भ्रष्टाचार और आर्थिक मुद्दे को इतनी आक्रामकता से उठाया कि सरकार के कई मंत्रियों को अपनी सीट गंवानी पड़ी। दरअसल बीडी सतीशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी पहुंच है। वो महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और अपनी पारापुर सीट से लगातार 6 बार 2001 से अब तक जीत चुके हैं। खास बात यह है कि 2006 की लेफ्ट लहर में भी वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। कांग्रेस विधायकों से ज्यादा तो गठबंधन के सहयोगी दल जैसे IUML उनके नाम पर अड़े थे। सतीशन ने नेहरूवादी विचारधारा को केरल की जमीन पर फिर से जिंदा किया और युवाओं को पार्टी से जोड़ा। वहीं 6वीं बार के विधायक सतीशन अब केरल के नए कप्तान हैं। उनके सामने चुनौती सिर्फ शासन चलाने की नहीं बल्कि इस भरोसे को कायम रखने की है जो केरल की जनता ने 102 सीटों के साथ यूडीएफ पर जताया है। सतीशन का मुख्यमंत्री बनना इस बात का सबूत है कि अब कांग्रेस में परफॉर्मेंस की सबसे बड़ा पावर है। जाहिर है कभी यूनिवर्सिटी का चुनाव हारने वाला छात्र आज देश के सबसे शिक्षित राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बीडी सतीशन ने साबित कर दिया है कि अगर उनके पास विजन है, जनता का साथ है और लड़ने का जज्बा है तो बिना गॉडफादर और बिना मंत्रालय के भी आप सूबे के सुल्तान बन सकते हैं। केरल में अब सतीशन युग की शुरुआत हो चुकी है जो आने वाले समय में दक्षिण की राजनीति की नई दिशा तय करेगा। इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति और शासन व्यवस्था में एक ऐसा पावर कट लगा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई पहली ही बैठक में साफ कर दिया कि अब सरकारी दफ्तर सिर्फ काम के ठिकाने नहीं बल्कि ऊर्जा संरक्षण के मॉडल बनेंगे। ईरान युद्ध के चलते पैदा हुआ वैश्विक ऊर्जा संकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को ढाल बनाकर सीएम योगी ने एक साथ कई कड़े और क्रांतिकारी फैसले लिए। ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की कार्य संस्कृति का कायाकल्प है। अब मंत्रियों की लग्जरी गाड़ियां गैरेज में दिखेंगी और सरकारी बाबू एसी की ठंडी हवा के बजाय 24 से 26 डिग्री के संतुलन तापमान में काम करेंगे। दफ्तरों में कूलिंग पर लगाम और लिफ्ट पर पहरा। ऊर्जा बचाने की शुरुआत सबसे पहले सचिवालय और निर्देशालय स्तर से होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यालय में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही फिक्स किया जाए। फिजूल खर्ची रोकने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल भी अब केवल बेहद जरूरी होने पर ही होगा। सीएम का मंत्र साफ है कि कुदरती रोशनी का ज्यादा इस्तेमाल करें और बिजली की बर्बादी को राष्ट्रीय अपराध समझें। वर्क फ्रॉम होम की ग्रांड वापसी। योगी सरकार ने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए एक बड़ा दांव खेला है। जिन संस्थाओं में 50 से अधिक कर्मचारी हैं वहां अब दफ्तर में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया है। इससे न केवल सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि पेट्रोल डीजल की खपत में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। आईटी कंपनी और स्टार्टअप को इसके लिए विशेष एडवाइजरी जारी की जा रही है। मंत्रियों का काफिला होगा आधा। वीआईपी कल्चर पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने मंत्री और अधिकारियों को अपना वाहन काफिला तुरंत 50% कम करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, अब मंत्री जी अपनी चमचमाती कारों के बजाय हफ्ते में एक दिन मेट्रो, बस, ई रिक्शा या साइकिल की सवारी करते नजर आएंगे। सीएम ने खुद उदाहरण पेश करने की बात कही ताकि जनता में ईंधन बचाव का सकारात्मक संदेश जाए। विदेश यात्राओं पर 6 महीने का फुल स्टॉप। अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश का कोई भी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी सरकारी खर्चे पर विदेश की सैर नहीं कर पाएगा। जरूरी परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री का मानना है कि वर्तमान वैश्विक हालात में सरकारी खजाने और विदेशी मुद्रा को बचाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। डिजिटल मीटिंग्स और हाइब्रिड मोड का जलवा। आपको बता दें, अब फाइलों और दौरों के लिए लखनऊ भागने की जरूरत नहीं होगी। सीएम ने निर्देश दिया है कि कम से कम 50% बैठकें वर्चुअल मोड में होनी चाहिए।
अंतर जनपदीय मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम और विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटियों की बैठक भी अब हाइब्रिड मोड यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। वोकल फॉर लोकल पर जोर। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सख्त हिदायत दी है कि वे उपहार के तौर पर केवल मेड इन उत्तर प्रदेश यानी कि ODOP की वस्तुओं का ही उपयोग करें। साथ ही सामाजिक आयोजनों और शादियों के लिए विदेशी या बाहरी डेस्टिनेशन के बजाय घरेलू पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देने की अपील है ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। PNG, सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस। दरअसल LPG सिलेंडरों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए अब घरों और कॉमर्शियल संस्थानों में PNG कनेक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी भवनों से लेकर स्कूल तक को सोलर पावर से लैस करने का ब्लूप्रिंट तैयार है। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को भी जल्द जमीन पर उतारा जाएगा। सोने के मोह और आयात पर लगाम। आर्थिक मोर्चे पर CM योगी ने एक बड़ी बात कही कि सोने के अनावश्यक आयात को रोका जाए और खाद्य तेल की खपत कम करने के लिए जन जागरूकता फैलाई जाए। वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर जल शक्ति को बढ़ाने का भी आह्वान किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी सरकार का ये एक्शन प्लान बता रहा है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ आबादी ही नहीं बल्कि सोच में भी देश का नेतृत्व करने को तैयार है। ईरान युद्ध की तपिश और ऊर्जा की किल्लत से बचने के लिए जो सुरक्षा कवच CM योगी ने तैयार किया है वह शासन की गंभीरता को दिखाता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी गलियारों में ये सादगी और बचत वाली संस्कृति कितनी जल्दी परवान चढ़ती है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब उत्तर प्रदेश में कामकाज का अंदाज डिजिटल होगा और ऊर्जा का मिजाज बचत वाला होगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर देश की मतदाता सूची से जुड़ी है। चुनाव आयोग ने एक ऐसा महाअभियान शुरू किया है जो आने वाले चुनावों की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। जी हां, चुनाव आयोग ने SIR के तीसरे चरण का बिगुल फूंक दिया है। ये कोई मामूली अपडेट नहीं बल्कि ये उन फर्जी, मृतक और अपात्र मतदाताओं के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है जो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। दिल्ली से लेकर नागालैंड तक और पंजाब से लेकर कर्नाटक तक अब चुनाव आयोग की पैनी नजर हर एक मतदाता के घर पर होगी। इस तीसरी चरण के घेरे में देश के 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश आने वाले हैं। इसमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को दुनिया के सामने होगी। इस तारीख के बाद दिल्ली की मतदाता सूची पूरी तरह अपडेट और सटीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी हिमपात और कड़ाके की ठंड को देखते हुए वहां फिलहाल SIR शुरू नहीं किया गया है। आयोग का कहना है कि जैसे ही मौसम मेहरबान होगा इन तीनों राज्यों के लिए अलग से कार्यक्रम जारी किया जाएगा। यानी कि इन तीनों को छोड़कर अब लगभग पूरा भारत इस महासफाई के दायरे में आ चुका है। ये मिशन कितना विशाल है इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। तीसरे फेज को पूरा करने के लिए 3.94 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर की कुंडली खटखटाएंगे, माफ करिएगा कुंडी खटखटाएंगे। उनका लक्ष्य 36,000.73 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचना है। ये अधिकारी सीधे आपके दरवाजे पर आकर आपका वितरण जांचेंगे ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूट न जाए और कोई भी फर्जी नाम सूची में घुस न पाए। अगर आपको लगता है ये सिर्फ कागजी खाना पूरी है तो आप पहले 2 चरण के नतीजे देख लीजिए। पहले चरण में बिहार जैसे राज्य में करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए जो कुल वोटरों का 5 से 6% था। वहीं दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया जहां 2.4 करोड़ नाम हटाए गए। पश्चिम बंगाल में भी 83.86 लाख नामों की छुट्टी हुई। ये वो नाम थे जो या तो मर चुके थे या एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर्ड थे या फिर अपात्र थे। वहीं तीसरे फेज की लंबी लिस्ट जिसमें उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, दमनदीप, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। इन सभी राज्यों में अब BLO और राजनीतिक दलों के एजेंट मिलकर एक एक नाम की बारीकी से जांच करेंगे।
देखा जाए तो चुनाव आयोग का एएसआईआर भारतीय चुनावी इतिहास का एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जब करोड़ों की संख्या में फर्जी नाम हटेंगे तभी लोकतंत्र की असली तस्वीर साफ होगी। 7 अक्टूबर 2026 की वो तारीख याद रखिएगा, क्योंकि उस दिन दिल्ली समेत कई राज्यों की मतदाता सूची का नया अवतार सामने आएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके दरवाजे पर अब चुनाव आयोग की टीम आने वाली है, ये सुरक्षित करने के लिए कि आपका वोट सिर्फ आपका रहे और लोकतंत्र की शुचिता बरकरार रहे। देखा जाए तो चाहे बात यादव परिवार के भीतर उठे इस तूफान की हो या फिर उत्तर प्रदेश शासन में आने वाले इस क्रांतिकारी बदलाव की, एक बात साफ है कि आने वाले दिन राजनीति और प्रशासन के लिहाज से बेहद अहम होने जा रहे हैं। खबरें अब तक में हमारी कोशिश रहती है कि आप तक सिर्फ खबरें पहुंचें, बल्कि खबर के पीछे का पूरा सच भी आपके सामने आए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और सटीक खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। नमस्कार।